दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 ज्योग्राफी का ये छठा लेसन है, विश्व मानव अधिवास, वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। दोस्तों, इससे पहले मैंने 5 लेसन करवा दिए जो कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कक्षा 12 भूगोल का पूरा कोर्स मिलेगा राजस्थान बोर्ड का, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है छठा, बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ से देखने के बाद आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा मानव अधिवास क्या होता है और इसमें कौन से पर्सन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, जिस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। पहला, मानव अधिवास। मानव मनुष्य होता है, आदमी हुआ मानव, और अधिवास के हुआ है, घर हुआ है, बस्ती हुआ है। तो शब्द से ही पता लग रहा है कि मानव अधिवास के हुआ है कि मानव की रहने की जो जगह हुआ है, मानव का रहना का, मनुष्य का रहना का जो घर हुए, वही मानव अधिवास हुए। देखो, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं और इसे मानव बस्ती कहा जाता है। कि पृथ्वी के धरातल पर, जो पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो आवास होते हैं, जो घर होते हैं, जो संगठित रहते हैं, एक दूसरे से बस्ती की तरह रहते हैं, वो ही अधिवास कहलाते हैं और इसे मानव बस्ती कहा जाता है। निवास के आधार पर मानव अधिवास को 2 प्रकार से बांटा जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक अस्थायी अधिवास, दूसरा स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास कौन सा होता है? जैसे खेतों में जाते हैं और कोई सीजन होती है, ऋतु होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर घर बना लेते हैं और उसके बाद में वो ऋतु ख़त्म होने के बाद में, जैसे कि आप मान सकते हैं कि बाजरे की बुआई करते हैं तो जुलाई अगस्त में हम वहाँ पर खेतों में झोंपड़े बना लेते हैं। उसके बाद में उसकी कटाई होने के बाद में वापस अपने घर आ जाते हैं। तो वो झोंपड़े वाला जो सिस्टम है वो अस्थायी अधिवास कहलाता है। जैसे कि आप या लोग भट्ठे होते हैं, भट्ठे पर जाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए वहाँ पर रहते हैं और झुग्गी झोंपड़ी वहाँ बनाते हैं और फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। वो क्या होता है? अस्थायी अधिवास होता है। स्थायी वो जो एक बार कर लिया, वो परमानेंट होते हैं, जैसे हमारे घर। उसके बाद में प्रतिरूप, मॉडल या नमूने, इसे किस प्रकार से हम जानेंगे कि अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। देखो, बसाव किस प्रकार से हम बसते हैं उसको हम मॉडल या प्रतिरूप कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप समझें। मिश्रित अधिवास क्या होता है? मिश्रित अधिवास वो होता है जिसमें एक साथ ही कई लोग बस जाते हैं वहाँ पर। मिश्रित मतलब मिले हुए, एक साथ ही बस जाते हैं, उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। रेखीय प्रतिरूप या रेखीय अधिवास किसे कहते हैं? जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे, रेल मार्ग, नहर, नदी, सागर तट के किनारे बस्ती का विकास होता है, इस प्रतिरूप को रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। क्या होता है कि गाँवों में देखो, कोई सड़क के किनारे या नहर के किनारे, जैसे कि ये नहर निकल रही है, ठीक है दोस्तों, और इसके किनारे जो लोग बस जाते हैं, एक रेखा सी बन जाती है या ऐसे बस जाते हैं रोड के किनारे, ये रेखा बन रही है, तो ऐसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप, इसे किस प्रकार से समझेंगे? जब 2 सड़कें आपस में मिलते हैं, उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियां बनती हैं और इस प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। देखो, बहुत ही आसान है, समझना कोई फेर है, थोड़ा सा ध्यान लगा कि न समझ लियो कि आयताकार या चौक पट्टी क्या लिखे हैं कि जब 2 सड़क आपस में मिलते हैं, एक सड़क कहीं आगे, एक सड़क कहीं आगे, आपस में मिल गई। अब अठ जो मानव बस्ती बस से आयत को बन गयो, देखो यो आयत बन गयो न, तो इन बस ई बसाव ना फके खंगा आयताकार प्रतिरूप। फिर तारा प्रतिरूप, देखो कोई रोड इस साइड से आ रही है, कोई इस साइड से आ रही है और वहाँ पर जो लोग बस जाते हैं या आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसे तारा प्रतिरूप कहते हैं। सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा आप जानते हैं, इस प्रकार से पहाड़ों में जो लोग बस जाते हैं तो इसे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ऐसे वर्ताकार, वर्ताकार जैसे कि स्थिति के अनुसार जो ये वर्त हो गया, ऐसे जो गोलाई में जो लोग बस जाते हैं उसे वर्ताकार प्रतिरूप।
त्रिभुजाकार, ऐसे जो लोग बस जाते हैं उसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप, ऐसे जो बस जाते हैं उसे तीर प्रतिरूप। बहुत ही साधारण है। मानचित्र, ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रतिरूप को हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है वो ये है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रामीण अधिवास क्या होता है, नगरीय अधिवास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। ग्रामीण अधिवास के प्रकार, जो गांवों में रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। तो गांवों में सघन या गुच्छित अधिवास, सघन या गुच्छित, गुच्छित का मतलब हो गया एक गुच्छे में एक साथ जो लोग रहते हैं उसे सघन या गुच्छित अधिवास कहते हैं। इस आवास में गृह पास पास होते हैं, घर क्या होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं, और संपूर्ण गांव बिल्कुल सघन बसा हुआ होता है। सड़कें भी बनी होती है, सामाजिक धार्मिक स्थल भी इसमें बने होते हैं। तो सघन या गुच्छित अधिवास क्या होता है कि एक साथ बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसमें सड़कें भी होती है, धार्मिक सामाजिक स्थल मंदिर मस्जिद वगैरह भी इसमें होते हैं। प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, इसमें क्या होता है, एकांकी से मतलब अकेलापन, मतलब कि दूर दूर ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, इसलिए अधिवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। तो सघन में एक साथ जुड़े हुए थे, एकांकी में थोड़े दूर दूर हैं, इतना याद रखना। मिश्रित अधिवास, इस मिश्रित में सभी सम्मिलित होते हैं। ये सघन और प्रकीर्ण अधिवासियों के बीच की प्रक्रिया है, मतलब कि एकदम से सटे हुए भी नहीं और दूर दूर भी नहीं, ये दोनों के बीच की प्रक्रिया है, इसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। ये सघन प्रकीर्ण अधिवासियों के बीच की प्रक्रिया, इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो पल्ली से संबंधित होता है कि पल्ली क्या है। पल्ली का अर्थ है पुराना अधिवास। क्या है दोस्तों, पुराना अधिवास। दोस्तों अच्छे नंबर लाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जो मैंने कक्षा 12 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और विषय भी मिलेंगे, उन सभी का अध्ययन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। पुराना अधिवास, इसे पल्ली कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इन्हें पल्ली या पुराना अधिवास कहा जाता है। देखो, पुराने घर होते हैं और वो दूर दूर होते हैं लेकिन एक ही बस्ती में होते हैं, तो आप मान सकते हैं कि पल्ली क्या होता है, पुराना अधिवास होता है, पुराना घर होता है, एक ही बस्ती में बना होता है और दूर दूर बसा होता है, उसे पल्ली कहा जाता है। जो ग्रामीण अधिवास है, ग्राम में जो गांवों में लोग रह रहे हैं उनकी समस्या क्या है, तो समस्या है उनकी स्वच्छ पेयजल का अभाव। गांवों में पेयजल व स्वच्छ नहीं होता है। आवागमन के साधनों का अभाव, यातायात के साधनों का इनमें अभाव होता है, जैसे कि साधन हैं वो कम मिलते हैं यातायात के ग्रामीण अधिवास में। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, इसमें अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, अच्छी शिक्षा के साधन भी नहीं होते हैं, और विद्युत आपूर्ति का अभाव, इसमें लाइट की भी कमी होते हैं। सड़कों का अभाव होता है, रोजगार के अवसरों का अभाव होता है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव होता है, इसमें कॉलेज वगैरह नहीं होते गाँव में। ये इसकी समस्या है ग्रामीण अधिवास की। फिर ग्रामीण अधिवास के बाद में आता नगरीय अधिवास, शहरी अधिवास। ये किस प्रकार से इसे समझेंगे हम, पहले हम जानते हैं कि नगर क्या होता है दोस्तों। नगर वो होता है जिसमें 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या हो, उसे नगर कहा जाता है। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या बिन के खां नगर खां, जैसे राजस्थान का बीकानेर नगर। नेक्स्ट है महानगर। दोस्तों महानगर क्या होता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हुआ है बिन अफाके खां महानगर खां, और जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, इसे मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। तो महानगर क्या होगा, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। वृहत नगर या विशाल नगर, इसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, इसे विश्व नगरी भी कहते हैं, जैसे मुंबई, जापान का टोक्यो शहर। नगरीय अधिवासियों की क्या समस्या है, जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी समस्या क्या है, वहाँ पर एक तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। खाद्य पदार्थों में वहाँ पर मिलावट चलती रहती है, जैसे गाँवों में देसी खाना होता है वो शहरों में नहीं होता है। अपराध वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। सहयोग का अभाव होता है, एक मकान वाला दूसरे मकान से भी वहाँ ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन गाँव वाले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, गाँव वालों में सहयोग की भावना होती है। और नगरीय क्षेत्र में सहयोग का अभाव होता है, गंदी बस्तियों का वहाँ बढ़ना,
गंदी बस्तियां वहाँ पर बढ़ती रहती हैं शहरों में। कच्ची बस्तियों को समस्याओं के समाधान, देखो जो शहरों में कच्ची बस्तियां होते हैं उनकी भी अनेक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर करें। तो पहला है सरकार द्वारा निम्नतर दर पर आवास उपलब्ध कराकर जो कच्ची बस्तियां हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा वहाँ घर बनवाए जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए और स्वस्थ पेयजल भी वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कच्ची बस्तियों के समाधान के समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती एशिया की विशाल कच्ची बस्ती है। एशिया की सबसे विशाल कच्ची बस्ती कौन सी है? मुंबई की धारावी बस्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आया हुआ भी है ये बनता है कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास में क्या अंतर है दोस्तों। एक तरफ है ग्रामीण अधिवास, दूसरी तरफ नगरीय अधिवास और इस प्रकार से इसमें अंतर आपको अंतर देना है। तो पहला ग्रामीण अधिवास है, निम्न जनसंख्या घनत्व होता है इसका, जनसंख्या इसमें कम होती है, और नगरीय में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है, इसमें जनसंख्या ज़्यादा होती है। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि कार्यों पर यह इसमें निर्भरता ज़्यादा रहती है, और नगरीय अधिवास में 50% से ज़्यादा जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों से में संलग्न रहती है, लेकिन कृषि कार्यों में जैसे कि कृषि कार्य में वो नहीं रहती है और अन्य कार्य वो करते रहते हैं। प्राथमिक कार्यों में ग्रामीण अधिवास संलग्न रहती है, लेकिन प्राथमिक कार्यों में नगरीय अधिवास वाले लोग हैं वो संलग्न नहीं रहते हैं। आपके जो ग्रामीण अधिवास है, गाँवों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधा का अभाव होता है और आपके नगर में शहर में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गाँव में कच्ची सड़कें होती है, कच्चे मकान होते हैं, और नगर में क्या होता है, पक्की सड़कें और पक्का निर्माण होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर को देखा। जो हमारा ये 6 का लेसन था मानव अधिवास, तो इसको हमने अच्छी तरीके से देख लिया। अगर इसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।